मोदी जी का शासन नहीं है, समझ में आ रही है, ना ही बीजेपी का शासन, ना ही कांग्रेस का शासन। एक समय था जब इंदिरा गांधी ने इसी चीज को पलट के रख दिया था, समझ में आ रही है। अब दोबारा समय आ रहा है, मोदी जी के जो समर्थक है अभी हाल ही में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और 400 पार होते ही संविधान को ही पलट देंगे। और दोस्तों, संविधान अगर पलट गया तो ये वाला शासन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको स्वीकार है, अगर आपको चाहिए ऐसा शासन, तो ये शासन देख सकते हो। तानाशाही देख सकते हो, असीमित शासन देख सकते हो, निरंकुशता देख सकते हो। आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकारों का एवोल्यूशन होगा, आपके अधिकार खत्म होकर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के एक हाथ में अगर आप सारी शक्तियों को सौंप देंगे तो वो व्यक्ति को दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि वो शक्ति में निहित है, शक्ति का गुण है कि जिसके पास भी आती है वो बौरा जाता है। समझ में, बौराने का मतलब समझ लो, दिमाग खराब हो जाता है उसका, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है वो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्यों बनाया जाता है। संविधान क्यों बनाया जाता है, इससे पहले सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सबसे पहले लिखित रूप में किस देश ने बनाया था। उसका आंसर है अमेरिका। आज से 250 साल पहले बनाया था। तो आज हम बात करें, किसी भी देश, कोई भी देश हो, संविधान क्यों बनाता है, क्या वजह होती है उसके पीछे, इन सारी चीजों को आज देखने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान क्यों बनाया था। हमारा पहला पॉइंट है विधि के शासन के लिए। किसके शासन के लिए? विधि के शासन के लिए। विधि मंत्री के शासन के लिए नहीं, बीजेपी के शासन के लिए नहीं, मोदी जी के शासन के लिए नहीं, कांग्रेस के शासन के लिए नहीं। किसके शासन के लिए? विधि के शासन के लिए। और विधि का शासन है तो इसका मतलब किसका शासन नहीं होगा? ऑटोमेटिकली व्यक्ति का शासन नहीं होगा। किसका शासन नहीं होगा? व्यक्ति का शासन नहीं होगा। व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और व्यक्ति का शासन नहीं होगा तो इसका मतलब व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा। व्यक्ति क्यों नहीं होगा? सर्वोच्च नहीं होगा। व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा। और यहां पे अगर बात करें तो सर्वोच्च कौन है? विधि सर्वोच्च है। विधि मतलब यहां पे संविधान से ली गई है। संविधान का मतलब ही विधि है, ठीक है। विधि सर्वोच्च है। विधि सर्वोच्च है। दूसरा, विधि सर्वोच्च होगी तो शासन कैसा होगा? विधि अगर सर्वोच्च होगी तो शासन कैसा होगा? सबसे पहले इस बात पे बात करें तो विधि सर्वोच्च होगी तो शासन होगा सीमित शासन होगा। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना अपने नोट्स बना करके इस तरीके से। तो शासन कैसा होगा? सीमित शासन होगा। और सीमित शासन किससे होगा? इसके दो कारण हैं। सीमित शासन किससे होगा, लेकिन इससे पहले, यहां बताने से पहले मुझे यहां बताना पड़ेगा। अगर यहां से अगर सीमित शासन है तो यहां असीमित शासन होगा, क्योंकि यहां तो संविधान की बात नहीं है। हम संविधान की बात कर रहे हैं यहां कि संविधान क्यों बनाया गया है और क्या हमें उसके फायदे मिले हैं। लेकिन जब संविधान नहीं था तो उसके क्या नुकसान थे। संविधान नहीं था तो व्यक्ति का शासन था। जब संविधान का शासन नहीं है तो व्यक्ति का शासन होगा, और व्यक्ति का शासन है तो सर्वोच्च कौन होगा? व्यक्ति होगा। और व्यक्ति सर्वोच्च होगा तो शासन कैसा होगा? असीमित शासन होगा। असीमित शासन होगा तो इसके कई सारे निहितार्थ निकल के आते हैं, जैसे कि सब वर्डिंग पे डाल के देख सकते हैं। शासन कैसा होगा? निरंकुश होगा। दूसरा, शासन कैसा होगा? अधिनायकवादी होगा। तीसरा, शासन कैसा होगा? तानाशाही होगा। अच्छा, ये शासन अगर आपको देखना हो तो नॉर्थ कोरिया चले जाइए। नॉर्थ कोरिया में स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहां विधि तो है लेकिन शासन व्यक्ति का है, विधि का शासन नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश मिल जाएंगे आपको जहां विधि होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम देश मिलेंगे जहां विधि का शासन होगा। ठीक है, विधि के शासन होने के ये फायदे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर सीमित किससे है। शासन हमारा किससे सीमित है? विधि से। किससे सीमित है? विधि से। और दूसरा, शासन किससे सीमित होगा? व्यक्तियों के स्वतंत्रता एवं अधिकारों से।
व्यक्तियों के स्वतंत्रता एवं अधिकारों से। और जहां व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात होने लग जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरा पॉइंट निकल के आ जाता है यहां पे कि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक स्टेट की। समझ में आ रही है? लोकतांत्रिक शासन की। लोकतांत्रिक शासन, अगर इस जगह लोकतांत्रिक शासन है तो इसका मतलब यहां कैसा होगा? जहां संविधान नहीं है तो गैर लोकतांत्रिक शासन। कैसा होगा? गैर लोकतांत्रिक शासन। गैर लोकतांत्रिक शासन। समझ में आ रही है? दूसरी बात, यहां पे इस बात को अभी स्पष्ट तरीके से ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब शासन जो है सीमित किस तरीके से है। पहला तो विधि से जो है सीमित हो गया, और दूसरा हो गया स्वतंत्रता और अधिकारों की वजह से। किसके? व्यक्तियों के या नागरिकों के। ठीक है। तीसरा होता है इसी से, अगर हम तीसरा निकालें, सीमित शासन किससे होगा? तीसरा तो शक्तियों की शक्तियों के पृथक्करण से। शक्तियों के पृथक्करण से। ठीक है, यहां आप समझ जाना। शक्तियों को पृथक्करण का मतलब क्या होता है? सरकार के होते हैं 3 अंग। ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण यानी कि शक्तियां बांट देना। आ रही समझ में? अगर हम यहां बात करें शक्तियों के पृथक्करण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण यानी कि अलग अलग केंद्रों की बात कर रहे हैं। शक्तियों को एक हाथ में न रखकर अलग अलग हाथों में बांट देना। जैसे कि हमारे भारत में होता है, संघ की शक्तियां अलग हैं। जैसे 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस तरीके की सूची बनी हुई है। उनमें अलग अलग शक्तियां बांट दी गई हैं सभी के लिए। केंद्र की अलग सूची है और राज्य की अलग सूची है, और केंद्र की अलग शक्ति है उसी में, और राज्यों की अलग शक्तियां सौंपी गई हैं। राज्य अपने लिए अलग विधि बना सकते हैं और केंद्र पूरे देश के लिए अलग विधि बना सकता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, विकेंद्रीकरण शासन। शासन का कैसा रूप होगा? विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण का। अच्छा, अब बात आती है शक्ति के पृथक्करण, यानी कि शक्ति के पृथक्करण किसकी बात कर रहा है? सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार के 3 अंगों की अगर हम बात करें, जैसे सरकार सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, मैं शॉर्ट में लिख जाऊं तो आप समझ जाओगे। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन चीजों से समझ जाना। कार्यपालिका किन 2 चीजों से मिलकर बनती है? कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होती है स्थायी कार्यपालिका, जो कि 5 साल के लिए होती है, जो कि 40 साल के लिए होती है। ठीक है, 40 साल इसलिए कह रहा हूं, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उनको लोगों के लिए अगर 20 साल के सिलेक्शन हो जाता है, 21 साल में सिलेक्शन हो जाता, तो आप लगभग 40 साल के आसपास में आप सरकार में या कार्यपालिका में बने रहोगे। ठीक है, दूसरी बात, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, और दूसरी बात है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी, इसकी लिमिट कितनी है? 5 साल। भारत में 5 साल ही तो है। अब इसके एग्जाम आने वाले हैं, आपको पता होगा, एग्जाम चल ही रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं वो एग्जाम ही तो दे रहे हैं। आपको सिर्फ जीवन में एक बार एग्जाम क्वालिफाइंग करना होता है और 40 साल के लिए लाइफ सेट हो जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन जो कार्यपालिका के जो लोग हैं अस्थायी वाले, उनको हर 5 साल बाद आपके बीच में आना पड़ता है और आपसे परमिशन लेकर के या फिर आपसे एग्जाम क्वालिफाई करके वहां गद्दी पर बैठते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार। ठीक है, शक्तियों की, क्योंकि शक्तियां तो हम ही दे रहे हैं, क्योंकि शासन किसका है? विधि का। और विधि किसने बनाई? हमने। समझ में आ रही है? लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है आपको? ये सारी चीजें हैं। तो विधि के शासन का तात्पर्य ये नहीं है कि विधि मंत्री का शासन होगा, ठीक है, या किसी व्यक्ति का शासन होगा। ये मैंने अभी सारी चीजें नकार दी हैं। ठीक है, इन चीजों का शासन नहीं होगा। विधि का शासन है तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, शक्तियों का वितरण होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब बात आते हैं कार्यपालिका पर। ये 2 तरीके की होती हैं, ये आपको पता चल गया।
अब इन कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम ये होता है पॉलिसी मेकिंग, यानी कि आप लिख सकते हो नीति निर्माण। नीति निर्माण, नीति निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी सरकार ने बनाई, ठीक है, या फिर अन्य पॉलिसी बदल जाती है, जैसे कि आपने सिलेंडर बांट रही है सरकार, ये योजना ही तो है, कोई ना कोई पॉलिसी है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है, ये भी एक पॉलिसी है। सरकार जो है फ्री में राशन दे रही है, ये भी एक पॉलिसी है। लेकिन एक चीज और है, ये जो पॉलिसीज हैं हर 5 साल में बदलती रहती हैं। हर सरकार की अपनी अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, जिसको मैनिफेस्टो देकर के जो चुनाव होते हैं तो सब सरकार वाले जो है अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, अपने एक कार्ड लेके आते हैं पेपर के रूप में, और जनता को बताते हैं कि हमारे आने के बाद हम ये इन इन चीजों को लागू करेंगे, जैसे आपसे वादे करते हैं। समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग। जो भी पॉलिसीज बनाती है वो सारी चीजें हैं, उनको फॉलो करो या मत करो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम ये चला रहा है, हमको नहीं बनाना है स्किल इंडिया प्रोग्राम, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके पीछे कोई दंड निहित नहीं होता है। समझ में आ रही है? पॉलिसी का मतलब होता है दंड निहित नहीं होना है। समझ में आ रही है? तीसरी बात, विधायिका की अगर हम बात करें, हम विधायिका के भी 2 अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका में कौन सी हो सकती है? एक है लोकसभा, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, और एक है राज्यसभा, ठीक है, आरएस, राज्यसभा। अरे इन दोनों को मिलाकर के, हालांकि मैंने एक चीज छोड़ दी, राष्ट्रपति से भी मिलाकर के संसद बनती है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनती है? संसद। इन दोनों को मिलाकर के संसद बनती है। तो संसद का कार्य क्या होता है? इसका तो काम, कार्यपालिका का काम तो पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन संसद का या विधायिका का काम क्या होता है? विधि निर्माण का, लॉ मेकिंग का काम। समझ में आ रही है? किसका काम होता है? विधि निर्माण का। विधि निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि विधि और नीति निर्माण में क्या, दोनों में अंतर क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे दंड निहित होता है, इसको लागू करना है तो करना है, इसका पालन करना पड़ेगा, गा अंडरलाइन। इसको पालन करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। समझ में आ रही है? आप मेक इन इंडिया में जो है सहयोग दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने, जैसे SC/ST एक्ट बनाया सरकार ने, वो विधि है, अगर इसके आपने एवोल्यूशन किया या अवहेलना की तो इसका मतलब आपको दंड दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा, जिसके हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं, हम यहां से देख सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये इस चीज के लिए बनाया जाता है। ये सारी चीजें हैं। संविधान क्यों बनाया जाता है? तो जवाब है आपका इन चीजों के लिए। समझ में आ रही है? यहां पे विकेंद्रीकरण शासन होता है। विकेंद्रीकरण शासन और शक्तियों का पृथक्करण मतलब एक ही है। समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा अंतर है, मूल अंतर है। किसी दिन बताऊंगा, मैं सारी शब्दावलियों को लेकर आ रहा हूं, संविधान की जो जितनी भी बेसिक शब्दावलियां हैं उन सभी को डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें देख करके आपको अब आपको आइडिया लग गया होगा कि संविधान क्यों बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविधान क्या है, संविधान क्या है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन संविधान क्यों बनाया जाता है तो इस वजह से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि विधि के शासन के लिए। किसके शासन नहीं होगा? अब व्यक्तियों का शासन नहीं होगा। सर्वोच्चता किसकी होगी? विधि की होगी। सर्वोच्चता किसकी नहीं होगी? वो व्यक्ति की नहीं होगी। समझ में आ रही है? अब शासन कैसा होगा? सीमित होगा, क्योंकि विधि का शासन है। अगर व्यक्ति के शासन होगा तो शासन कैसा हो जाएगा? असीमित हो जाएगा। और असीमित शासन के इतने बड़े नुकसान होते हैं, जैसे शासन का निरंकुश होना, जैसे शासन का अधिनायकवाद होना, जैसे शासन तानाशाही होना। जैसे आपने सुना होगा हिटलर और कटप्पा, जो आपने देखा होगा, कटप्पा 2 पैदा हुए थे, हिटलर और मुसोलिनी, जर्मनी में, है ना, उनके बारे में। तो मैंने उनको कटप्पा बोलता हूं। तो तानाशाही, अधिनायकवाद और निरंकुशता, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। और गैर लोकतांत्रिक शासन उनमें होता है। जैसे चाइना में
नाम के लिए लोकतांत्रिक है, एक ही पार्टी का चुनाव होता है और उसी पार्टी में से आपको चुनना पड़ता है। लेकिन भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आप अभी रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो लगभग 2100 के आसपास में, 2100 के आसपास में पार्टियां हैं, और जिनमें से चुनाव, उनमें से लगभग 500-600 ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव ही नहीं लड़ती हैं। सोचने वाली बात है। इसके ऊपर कभी अलग डिबेट करेंगे हम, और बहुत अच्छी बात है इसके बारे में पक्ष पे बात करना कि मतलब ये पार्टियां बनाई क्यों हैं फिर। ठीक है, जब चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं तो पार्टियां बनाने का क्या कारण है? इनका कारण, मूल कारण यह है कि टैक्सेशन से बचना, बिजली बिल से बचना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चंदा लेने से, समझ में आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं, इनके बहुत सारे मूल कारण होते हैं। लेकिन अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्यों बनाया जाता है, समझ में आ रही है। अब यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि व्यक्ति का शासन है या फिर संविधान का शासन है। मोदी जी का शासन नहीं है, समझ में आ रही है, ना ही बीजेपी का शासन, ना ही कांग्रेस का शासन। एक समय था जब इंदिरा गांधी ने इसी चीज को पलट के रख दिया था, समझ में आ रही है। अब दोबारा समय आ रहा है, मोदी जी के जो समर्थक है अभी हाल ही में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और 400 पार होते ही संविधान को ही पलट देंगे। और दोस्तों, संविधान अगर पलट गया तो ये वाला शासन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको स्वीकार है, अगर आपको चाहिए ऐसा शासन, तो ये शासन देख सकते हो, तानाशाही देख सकते हो, असीमित शासन देख सकते हो, निरंकुशता देख सकते हो, आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकारों का अवोल्यूशन होगा, आपके अधिकार खत्म हो कर दिए जाएंगे, समझ में आ रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के एक हाथ में अगर आप सारी शक्तियों को सौंप देंगे तो वो व्यक्तियों का दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि वो शक्ति में निहित है, शक्ति का गुण है कि जिसके पास भी आती है वो बौरा जाता है। समझ रहे, बौराने का मतलब समझ लो, दिमाग खराब हो जाता है उसका, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है वो, समझ में आ रही है। इसलिए मेरा मानना यह है, अगर आप मोदी जी के समर्थक हैं, मैं भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर आप मोदी जी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, या आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो वोट देने से पहले यह सोचना जरूर कि हमें विपक्ष को मजबूत करना है, समझ में आ रही है। सरकार हम किसकी चाहते हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत करना जरूरी है, ताकि वो ऐसा कोई कदम ना उठा ले जो हमारे लिए या देश के लिए नुकसानदायक हो, समझ में आ रही। जैसे अगर आपने किसी सरकार को 2/3 बहुमत दे करके जिता दिया, आपने सारी सीटें उसी के पास में दे दी, तो वो पूरे संविधान को पलट के रख सकता है, समझ में आ रही। और जब संविधान पलट जाएगा तो ये वाला शासन आ जाएगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझदार हैं, आप देख सकते हो। और संविधान बनाने का ये सारी चीजें कारण है। मैं आशा करता हूं इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में लेके आऊंगा संविधान क्या है। जय हिंद।